सब्जेक्ट ई 206। चैप्टर फर्स्ट, डीसी जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ई लेक्चर में आज हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर का अध्ययन करेंगे। डीसी जनरेटर में चुंबकीय अभिलक्षण पर ओपन सर्किट में या शून्य भार की अवस्था में फील्ड धारा और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज के बीच में संबंध को दर्शाता है। जब फील्ड जनरेटर को एक प्राइम मूवर द्वारा संचालित किया जाता है तो आर्मेचर में ईएमएफ प्रेरित होता है, जिसका मान E बराबर फाई जेड एन पी बाई ए अपॉन 60 द्वारा दिया जा सकता है। इस समीकरण से हमें पता लगता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू फाई एन। यदि n या स्पीड स्थिर है तो उत्पन्न ईएमएफ फ्लक्स प्रतिपोल के प्रोपोर्शनल होगा। अब फ्लक्स फील्ड कॉइल में बहने वाली धारा के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए E इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ। अतः हम E और आई एफ के मध्य संबंध को यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी शंट जनरेटर के रूप में दिखाएंगे। प्रयोगशाला विधि। सर्वप्रथम मोटर को रेटेड वोल्टेज देकर मोटर की फील्ड कुंडली में प्रतिरोध के मान में चेंज करके मोटर जनरेटर सेट को रेटेड स्पीड पर चलाएंगे। अब जनरेटर की फील्ड धारा या आईएफ के मान में परिवर्तन करके ओपन सर्किट वोल्टेज या ईएमएफ की रीडिंग आईएफ के साथ में नोट कर लेंगे। ईएमएफ और फील्ड धारा के रीडिंग के मध्य ग्राफ ही मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या ओसीसी ऑफ डीसी शंट जनरेटर कहलाएगा। इस ग्राफ में जनरेटेड वोल्टेज और आईएफ के मध्य संबंध को दिखाया गया है। यही ओसीसी ऑफ डीसी शंट जनरेटर है। इसका प्रारंभ शून्य से नियो के ए बिंदु से होता है, क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जनरेटर में कुछ ईएमएफ उत्पन्न रहता है। ए से बी तक ये कर्व लगभग लीनियर पोर्शन में या सीधी रेखा में रहता है। बी बिंदु के बाद में पोल्स में सैचुरेशन आने के कारण या आयरन रिलेक्टेंस का मान बढ़ जाने के कारण इसमें बैंड आना प्रारंभ हो जाता है और ये कर्व अब लीनियर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में इंड्यूस ईएमएफ जो एग्जिस्टिंग रेजिडुअल फ्लक्स में वृद्धि करता है, जिससे फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होने पर प्रेरित ईएमएफ में भी वृद्धि होती है और ओसीसी सीधी रेखा रहता है। हालांकि फ्लक्स डेंसिटी के साथ साथ ध्रुव संतृप्त होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में फ्लक्स का मान लगभग स्थिर हो जाता है, इसलिए आईएफ के मान में वृद्धि के उपरांत भी फ्लक्स स्थिर रहता है और ई का मान भी स्थिर हो जाता है। तो कर्व में सबसे पहले हम पोर्शन एबी को देखेंगे। शुरुआत में फील्ड धारा को जब चुंबकीय सामग्री या पोल में भेजा जाता है तो इसके अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने लगते हैं। इस अवस्था में फील्ड धारा में वृद्धि के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स में भी वृद्धि होती है, फलतः ईएमएफ में भी वृद्धि होती है और ये एक सीधी रेखा के रूप में आता है। इसके साथ ही हम देखेंगे डीसी जनरेटर के चुंबकीय अभिलक्षण वक्र की शुरुआत में ये कर्व शून्य से प्रारंभ नहीं होके बिंदु ए से प्रारंभ होता है, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण
कुछ वोल्टेज शुरुआत में उत्पन्न होता है। यहाँ इसको OA के रूप में दिखाया है। इस स्टेज में आयरन रिलक्टेंस का मान एयर गैप रिलक्टेंस की तुलना में नगण्य होता है। एयर गैप रिलक्टेंस का मान स्थिर रहता है। यदि एक्साइटेशन करंट या फील्ड करंट अपने प्रारंभिक मान से बढ़ती है तो फ्लक्स और उत्पन्न EMF का मान भी फील्ड धारा के साथ साथ इस पोर्शन में बढ़ता जाता है। बिंदु B से C, एक निश्चित बिंदु इस वक्र में बिंदु B दिया हुआ है के ऊपर नए चुंबकित अणु बहुत कम हो जाते हैं और ध्रुव फ्लक्स में अधिक वृद्धि करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बिंदु को संतृप्ति बिंदु कहा जाता है। बिंदु B के ऊपर ध्रुव फ्लक्स में अधिक वृद्धि करना मुश्किल हो जाता है और पॉइंट B को इस कर्व का या इस कर्व के नी के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था में आयरन रिलक्टेंस का मान एयर गैप रिलक्टेंस की तुलना में नगण्य नहीं रह पाता और इसमें वृद्धि के साथ साथ अब ये कर्व एक लीनियर रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पोर्शन B से C दिखाया गया है। तो B से C का पोर्शन है, अब लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखा के थोड़ा सा बैंड हो गया है। इस पोर्शन में फ्लक्स में वृद्धि करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। संतृप्ति बिंदु के ऊपर चुंबकत्व में जरा सी भी वृद्धि करने के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड करंट का होना आवश्यक है। यही कारण है कि इसका ऊपरी भाग, जिसे हम बिंदु C से D तक कहेंगे, में एक बैंड दिखाया गया है। आफ्टर द पॉइंट C of the curve, the magnetic saturation of poles became and E0 as to level off. तो बिंदु C से D के मध्य पोल सैचुरेट हो जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा IF के मान में वृद्धि करने पे भी फ्लक्स के लगभग स्थिर रहने के कारण EMF का मान भी लगभग स्थिर सा हो जाता है। क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध मापन। क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध वह अधिकतम प्रतिरोध है जिसके साथ शंट जनरेटर केवल एक्साइट हो। यह जनरेटर के OCC पर स्पर्श रेखा की ढलान है। आमतौर पर OCC के लिए डेटा दिया जाता है। ग्राफ पेपर स्केल पर अभिलक्षण प्राप्त करने के लिए इसे प्लॉट करें। इस OCC के प्रारंभिक भाग में टेंजेंट ड्रॉ करें और इस लाइन की ढलान उस गति के लिए क्रिटिकल प्रतिरोध है जिस पर डेटा दिया हुआ है। तो जो हमारे पास IF और EF का डेटा है उससे नॉर्मल स्पीड पे हम OCC का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यदि इस OCC पर शून्य से एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो यही क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध की लाइन होगी। तो क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध निकलेगा del E डिवाइड बाई del F इजकस टू DE बाई CD इजकस टू tan थीटा। तो ये स्पर्श रेखा की ढलान है वो tan थीटा निकालने के लिए हम इस स्पर्श रेखा पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उस ट्राइंगल का जो लंब होगा उसमें जब आधार का भाग लगा देंगे, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटा हुआ आधार, तो हमारा क्रिटिकल फील्ड प्रतिरोध RC निकल आएगा जिसका मान होगा DE डिवाइड बाई CD। इस फिगर में क्रिटिकल फील्ड
प्रतिरोध के साथ साथ शंट फील्ड प्रतिरोध या RSH में वृद्धि के साथ साथ वोल्टेज बिल्डअप को दिखाया गया है। शुरुआत में मान लीजिए शंट फील्ड का प्रतिरोध R1 है, तो यह वोल्टेज OM बिल्डअप करेगा। यदि फील्ड सर्किट प्रतिरोध R1 है तो जनरेटर में यह एक वोल्टेज OM तक बिल्डअप करेगा। यदि अब फील्ड सर्किट प्रतिरोध R2 कर दिया जाए तो यह वोल्टेज OL के बराबर बिल्डअप करेगा। और जैसे जैसे हम फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध रेखा की ढलान भी बढ़ती जाती है। जब फील्ड प्रतिरोध रेखा OCC के लिए स्पर्श रेखा OC हो जाती है, तो यहाँ पर OC दिखाया गया है जो कि अब OCC पर स्पर्श रेखा है, तो जनरेटर केवल उत्तेजित होगा या एक्साइट होगा यदि फील्ड सर्किट प्रतिरोध इस बिंदु से परे रेखा OD तक बढ़ जाता है, यानी फील्ड सर्किट प्रतिरोध का मान RC से भी ज़्यादा कर दिया जाए तो जनरेटर फील्ड्स टू एक्साइट यानी उत्तेजित होने में असफल रहेगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा लाइन OC द्वारा प्रदर्शित सर्किट प्रतिरोध को शंट जनरेटर के लिए क्रिटिकल क्षेत्र प्रतिरोध या क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस RC कहते हैं।